Hello everyone, very good morning once again और स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आज के सेशन में। बैक टू बैक क्लासेस आप सभी लोगों की हो रही है। थोड़ा सा थकान आप लोगों को हो गई होगी पर लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कि अभी है ना, अभी बस संघर्ष का टाइम है, फिर कल सब कुछ हमारा होगा, है ना। तो जो भी पेपर में आएगा वो सब कुछ हमसे आ रहा होगा। तो चलिएगा आज के सेशन को स्टार्ट करते बेटा जी, बिना समय को व्यर्थ करते हुए। तो कैसे हैं आप सभी लोग, पहले तो मुझे चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई। एकदम मजे में, एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन, यस और नो भाई। चलेगा जी। तो हम लोग हमारे महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हमारा ये पहला लेक्चर यानी कि पार्ट नंबर 1 होने वाला है। हम लोग 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को लगभग 3 से 4 लेक्चरों में अपना कवर अप करेंगे, ताकि कि आप लोगों को भी ज्यादा बर्डन ना बने और आप भी अपना इजीली क्वेश्चंस को कवर कर पाए। ठीक है जी, चलेगा जी। तो देखिएगा, अगर जो हम बात करते हैं तो हमारे महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या था वो तो बेटे हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाला था, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन से हमारा पहला क्वेश्चन लिया गया था। तो अब उस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को आंसर क्या करना है। तो देखिएगा, अगर जो मैं बात करता हूं तो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन अपना पहले बेंजीन का लिखेंगे। इंट्रोडक्शन हम लोग लिखेंगे क्या, कि बेंजीन हमारा क्या होता है। बेंजीन आर ऑल दोज कंपाउंड व्हिच रिजेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर एंड टर्न एज एरोमेटिक। क्या, कि बेंजीन और हर एक वो कंपाउंड जो बेंजीन को अपने केमिकल बिहेवियर के अंदर रिजेंबल करता है, कि बेंजीन को कंटेन करता है, वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो बेंजीन हमारा क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। क्या है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन के पास में 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। इट मींस इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम और 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हमारे बेंजीन के पास में होता है। और जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो हमें कुछ इस प्रकार से बनाना रहता है। तो हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। मैं जैसे जैसे स्लाइड पलटता जाऊं, आप लोगों को बात अगर जो क्लियर होती रहे तो आप लोग चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजते रहिएगा। आगे बात करते बेटा जी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की तो अभी जस्ट हमने आपको बताया क्या, कि बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। इसका मतलब क्या है, कि जो बेंजीन होता है उसके पास में 6 कार्बन कम होते हैं उसके कोरस्पोंडिंग सैचुरेटेड हेक्सेन से। क्या, अब देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारा होता है ये, ठीक है जी, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये। वही बेंजीन का कोरस्पोंडिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है। क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी। अब अगर जो मैं बात करता हूं बेंजीन का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों, C6H6 था। वहीं पर ही साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 होता है। क्या होता है जी, C6H12। तो इसका मतलब क्या हो कि बेंजीन के पास में उसके कोरोस्पोंडिंग सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन से 6 नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी 6 हाइड्रोजन की संख्या कम है ना। वूज मॉलिक्यूल फॉर्मूला है C6H12, यही बात हमने आपको बताई। सो बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो हमारा क्या है, इसका मतलब क्या होगा, तो बेंजीन होता है वो क्या होता है बेटा जी, और मैं दिखाई दे रहा हूं या नहीं दिखाई दे रहा हूं। तो फिर यार ऐसे देखो बीच में देखो ये डिस्टर्ब कर देते हैं, देखो फ्लोट उड़वा देते हैं। तो हमारा क्या होता है, देखो देखा जाए तो बेंजीन हमारा एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुआ भाई, है ना। क्योंकि भाई देखो डबल बॉन्ड कैरी कर रहा है, एल्कीन होता है और एल्कीन हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सेकंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 में एल्केन एल्कीन कॉन्जुगेटेड डाइन में हम लोग पढ़ के आए हैं, तभी तो हम 3rd सेमेस्टर में आए हैं। तो अब जो अलग अलग हमारे ऐप से ऑब्जर्वेशन है जो ये बोलते हैं कि बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, जहां पर हमारा सबसे पहले नंबर पर आता है जब बेंजीन हमारा 3 मॉलिक्यूल ऑफ हमारा हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करता है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 475 डिग्री से लेकर के 475 कैलोरीन से लेकर के 523 कैलोरीन टेम्परेचर पर, 523 कैलोरीन टेम्परेचर पर हमारी रिएक्शन होती है। तो यहां से हमारा क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन बनता है, यानी कि हमारा क्या बनता है बेटा जी, C6H12 बनता है। अब यहां पर देखिएगा आप, रिएक्शन बेंजीन है हमारा 3H2 है, हमारा साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब यही रिएक्शन आप लोग क्या है, ये तो हमारी हो गई बेटा जी क्या, फॉर्मूला बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड भी आप लोग लिख सकते हो। बेंजीन जो हमारा है, बेंजीन हमारा है जो कि 3H2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, है ना,
473 कैलो इंटू 523 कैलो इन टेम्परेचर पर, जहां से हमारा क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है, पहला तरीका होता है जाके कि हमारा क्या है, बेंजीन अनसैचुरेशन शो करता है। दूसरी रिएक्शन आ जाती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसकी प्रेजेंस में जो हमारा बेंजीन है, जब वो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो वहां से क्या बनाता है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चों, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड के लिए रिएक्शन कहां पर लिखूं, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, देखो जब हमारा क्या जो बेंजीन है प्यारे बच्चा जी, बेंजीन जो अपना है वो जब 3Cl2 के साथ में रिएक्शन करता है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहां से हमारा क्या होता है बेटा जी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का हमारा फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का हमारा फॉर्मेशन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का हमारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी, हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का हमारा फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा हमारा, देखिए बेंजीन है हमारा 3Cl2 के साथ में अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है। जब माफ कीजिएगा, मैंने निकल कैटलिस्ट लिख दे, अल्ट्रावायलेट रेज है ना, यूवी रेज है। तो यहां से हमारा क्या बन रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हमारा, जब बेंजीन हमारा ट्राई ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है, किसके साथ में, ओजोन के साथ में रिएक्शन करके। कि हमारा जो बेंजीन है प्यारे बच्चों, जो हमारा नॉर्मल बेंजीन हमारा जो होता है, जब वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन के साथ में रिएक्शन करता है तो वहां से हमारा क्या बनता है, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड का हमारा फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है जी, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड का हमारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी, तो हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या होता है, ये हमारी 3 ऐसी रिएक्शन है जो हमें बताते हैं कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। पर फिर बेंजीन बोलता है कि अब हम अपने पक्ष के लिए कुछ बोलेंगे। बेंजीन क्या बोलता है कि चलिए आप लोगों ने हमें अनसैचुरेटेड तो साबित कर दिया, पर लेकिन हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर जो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराया जाए, क्या कराया जाए, ऑक्सीडेशन कराया जाए, अगर जो उसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं हो जा रहा है, अगर उसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं हो रहा है तो क्या वो सैचुरेटेड होगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारे क्या बेटा बेटे, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। अब देखा जाए तो बेंजीन क्या बेटा जी, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत आसानी से हो जाता है, इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है, इजीली नहीं होता है। तो अब क्या है कि बेंजीन तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन तो इजीली हो जाना चाहिए, पर लेकिन इन दैट केस, इस केस में क्या होता है बेटा जी, बेटा अब मैं यहां पर आपको एक बात बोलूंगा कि अगर जो आप सामने होते तो कसम से मैं आपको इतनी सुनाता कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोगों के कोर्स के अंदर सब कुछ अपलोड है ना, पर वही बात है ना कि कितना भी दे दे भगवान, है ना, ऊपर वाला कितना भी दे दे, पर वो होता ना कि किसी किसी की मांगने की आदत नहीं जाती है, बोला जाता ना, है ना। है ना जी, तो किसी किसी की मांगने की आदत नहीं जाती है, उसके पास हजारों करोड़ रुपए फिर भी उसकी मांगने की आदत नहीं जाती है। वैसी आपकी स्थिति है, आपके पास सब कुछ है आपके कोर्स के अंदर, आप एक कोर्स एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, तो आप खुद सोचिए कि कितना कंटेंट हमने अपने कोर्स के अंदर दिया होगा कि आप कोर्स के अंदर पीडीएफ आपके अपलोड हो जाते हैं, आपको मिल ही नहीं रही है, और जबकि इतना सिस्टमेटिक कोर्स है ना, जबकि इतना सिस्टमेटिक कोर्स है, काहे नहीं शो हो रहा है, काहे नहीं शो हो रहा है, कौन बोल रहा है शो नहीं हो रहा है। जाइए आप एग्जाम महाटांडव वाले फोल्डर में क्लिक कीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पर क्लिक कीजिए, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, वहीं पर ही आपको 7 और 10 मार्क्स की पीडीएफ सॉल्यूशन अपलोड मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पीडीएफ अपलोड किए हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो बेंजीन हमारा क्या करता है बेटा जी, रजिस्ट कर देता है ऑक्सीडेशन को, और बिहेव करता है लाइक अ सैचुरेटेड कंपाउंड। हालांकि हम यहां पर क्या है, हमारा हाईली हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 को भी बुला लेते हैं, फिर भी बेंजीन हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होता है।
दूसरा एविडेंस जो बेंजीन बोलता है भाई मैं सैचुरेटेड कंपाउंड हूं, बेंजीन क्या करता है बेटा जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है रादर देन एडिशन रिएक्शन। जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, है ना। और जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं बेटा जी, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो बेंजीन क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है रादर देन एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों के सामने यहां पर लिखिए बेटा जी, Cl5 आएगा, H5 आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाला पोर्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। देखिए कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है ना, 1865 में फ्रेडिस अगस्त कोकले सर ने हमारे बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जहां पर इन्होंने बहुत सारी चीजें सही बताई, है ना, पर लेकिन एक दो चीज इन्होंने, बस एक चीज इन्होंने गलत बोल दी, जिसको लेकर के इनके जो कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन है उस पर क्या हो गए, ऑब्जेक्शंस आ गए, है ना, उसके ऊपर सवाल उठने लगे और 3 बड़े सवालों का जवाब कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन नहीं दे पाया। इस वजह से कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन हमारा फेल हो गया। पर लेकिन बहुत सारी चीजें कोकले सर ने बिल्कुल सही बताई। कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन जो कि 1865 में आया, जो फ्रेडिस अगस्त कोकले सर थे, उन्होंने क्या बोला कि बेंजीन के पास में 6 कार्बन रहते हैं। पहली बात बिल्कुल सही बोली भाई, 6 के 6 कार्बन एक दूसरे से एक हेक्सागोनल रिंग में जुड़े रहते हैं। दूसरी से बात बिल्कुल सही बोली। तीसरी बात इन्होंने बोली कि हर एक कार्बन जो है उसके पास में उसका एक एडजेसेंट हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल सही बात बोली। इन्होंने बोला कि बेंजीन के पास में 3 डबल बॉन्ड भी होते हैं, बिल्कुल सही बात बोली। तीनों के तीनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड पोजीशन प्रेजेंट होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात बोली। बस इन्होंने एक बात गलत बोल दी, क्या, इन्होंने बोल दिया कि तीनों डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती है। भाई क्या बोल दिया, तीनों के तीनों जो डबल बॉन्ड होते हैं उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो बिल्कुल फिक्स होती है। बस यहीं पर ही आकर के कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन क्या हो गया बेटा जी, फेल हो गया। देखिएगा यहां पर अगर जो आप देखोगे फ्रेडिस अगस्त कोकले सर का कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन बना हुआ है, तो यहीं पर देखिए थ्योरी में क्या बोला गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय फ्रेडिस अगस्त कोकले इन 1865, है ना, 1865 में फ्रेडिस अगस्त कोकले सर ने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था, जहां पर इन्होंने क्या बोला कि 6 कार्बन एटम होते हैं बेंजीन के पास में, जो ज्वाइन रहते हैं एक दूसरे के साथ में अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड के साथ में और हेक्सागोनल रिंग में, है ना। ईच कार्बन इज फर्दर कनेक्टेड टू द हाइड्रोजन एटम, हर एक कार्बन क्या रहेगा, एक एक हाइड्रोजन एटम से भी कनेक्टेड रहेगा। ये सारी बात कोकले सर ने बिल्कुल सही बोली। पर कोकले सर के जो हमारे 3 ऑब्जेक्शंस उठे वो क्या थे, कि जैसे उन्होंने बोला कि बेंजीन के पास में जो तीनों डबल बॉन्ड की पोजीशन वो फिक्स होती है, तो यहां पर आकर के क्या हो गया कि जो कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है वो बेसिकली हमारी जो बेंजीन रिंग की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। दूसरी बड़ी बात, दूसरा ऑब्जेक्शन क्या उठा कि जब बेसिकली हमारा कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन को और नॉर्मल बेंजीन को देखा गया, तो वहां पर क्या था कि जो बॉन्ड लेंथ थी और जो बॉन्ड एंगल था वो हर जगह सेम आ रहा था। पर कोकले स्ट्रक्चर बेंजीन के अकॉर्डिंग तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल अलग अलग थे, क्योंकि भाई जहां पर डबल बॉन्ड है वहां बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल अलग होगा, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल अलग होगी, तो यहां पर फेल हो गया। तीसरा कि कोकले सर ने क्या बोला था कि डबल और सिंगल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स रहेगी, पर लेकिन जब एक्सरे डिफ्रैक्शन में देखा गया तो बेंजीन के अंदर एक हाई ऑसिलेशन पर मूव होती हुई चीज दिखाई दी। क्योंकि कि हमारा क्या होता है बेटा जी, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारे क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि बेंजीन के अंदर हम ऐसे सर्कल बना देते हैं, ऐसे हम सर्कल बना देते हैं। क्यों बना देते हैं, क्योंकि जो हमारे डबल बॉन्ड बेंजीन के अंदर होते हैं वो ऐसे हाई ऑसिलेशन पर घूमते हैं, हाई ऑसिलेशन पर ऐसे रोटेट करते हैं, है ना, तेजी से हमारा क्या करते हैं, घूमते हैं, घुमट्टी 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 घूम घुमट्टी, ठीक है जी। तो इस वजह से हमारा ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर जो मैं यहां पर आप लोगों को एक छोटा सा प्रैक्टिकल वाला भी आप लोगों को दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को और भी इजीली ये समझ में आ जाए और एक लंबे समय तक आप लोगों को चीजें याद रहे, ठीक है जी। चलिएगा जी, हम एक लंबे समय तक आप लोगों को चीजें याद रही, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूं। आप जरा यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट अपना ले लेते हैं, चल काहे नहीं रहा है, ये रहा। मैं यहाँ पर इसको 3D डिफ्रैक्शन में लेकर के जाता हूं। आप अगर जो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है जी, आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखिएगा जरा, ठीक है। मैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को जस्ट पुश करता हूं एक बारी, ऑटो रोटेशन हमने इसका ऑफ कर दिया। अब देखिएगा कि जस्ट मैं यहां पर यही सेम स्ट्रक्चर है, मैं यहां पर पोजीशन इसकी मार्क कर रहा हूं, ये ए वाली पोजीशन है, ये बी वाली है और ये सी वाली है। ब्लू कलर वाली क्या है बेटा जी, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, कभी आप सोचोगे भैया आपने तो पागल बना रहे। ब्लू कलर से हमारे क्या बेटा जी, डबल बॉन्ड है, ठीक है। मैं यहां पर ही येलो कलर से मार्किंग कर रहा हूं, ए बी और सी। येलो कलर से हमारे क्या है बेटा जी, येलो कलर वाले हमारे क्या बेटा जी, सिंगल बॉन्ड है,
ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको रोटेट करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं बेटा जी, रोटेट करता हूं। ठीक है जी, जरा देखिएगा, जैसे हमने इसको रोटेट किया, आप देखिएगा कि जहां ब्लू था वहां पर क्या है, पोजीशन चेंज हो चुकी है। ठीक है, जहां पर हमारा येलो था वहां पर डबल बॉन्ड आ चुका है, जहां पर हमारा ब्लू था वहां सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि पोजीशन चेंज हो चुकी है ना। देखो ए पर हमारा डबल बॉन्ड था ब्लू वाला, यहां सिंगल बॉन्ड बन गया, यहां पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड था, यहां सिंगल बॉन्ड बन गया। हम इसको दोबारा से रोटेट करेंगे अगर जो, तो वापस से अपनी पोजीशंस पर आ जाएंगे। तो यही हमारा क्या होता है जी, बेंजीन के अंदर होता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, देखो वापस से अपनी उसी पोजीशन पर आ गए। इसी वजह से हमारा क्या करते हैं, बेंजीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा ऐसे सर्कल बनाते हैं ताकि हम लोग ये रिप्रेजेंट कर सके कि भाई बॉन्ड बहुत हाई ऑसिलेशन पर घूम रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप अपने छत का पंखा चला करके भी देख सकते हो। अभी ठंडी का समय है तो पंखा आपका बंद होगा, है ना, आप अपने पंखे को चलाइएगा तो अभी जब बंद है तो आपको दिख रहा होगा तीनों के तीनों पंखड़ियां अलग अलग है, पर जब आप पंखे को तेजी से घुमाएंगे तो आपको ऐसे गोल चक्कर बना हुआ दिखाई देगा। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या होता है, बेंजीन का हमारा लिमिटेशन आई कोकलेट स्ट्रक्चर बेंजीन को लेकर के, जो कि मैंने यहां पर आप लोगों को बताई। अब उसके बाद में कोकलेट स्ट्रक्चर के बाद में हमारा बेटा जी हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आया, जहां पर कुछ नहीं किया गया, बस जस्ट एक कार्य किया गया, क्या कि जो हमारा कोकलेट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन था उसी के दो स्ट्रक्चर्स को कंसीडर कर लिया गया, है ना। हमारे क्या, दो हमारे कोकलेट स्ट्रक्चर को ले लिया गया, एक हमारा कोकलेट स्ट्रक्चर ये रहा, एक हमारा ये रहा, जहां से हमारा क्या हुआ कि हमारा बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है ये बोला गया। साथ ही साथ इस थ्योरी से हमारा क्या होगा कि जो बेंजीन का जो हाई ऑसिलेशन वाला मूविंग वाला कॉन्सेप्ट था वो भी, और बॉन्ड एंगल भी हर जगह सेम देखने को मिला। क्या, अब देखो हमारा जो सिंगल बॉन्ड जहां पर होते हैं वहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा होता है 1.39 एंगस्ट्रोम, जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, हमारा 1.45 एंगस्ट्रोम। ठीक है ना, माफ कीजिएगा, जो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होता है वहां पर 1.34 एंगस्ट्रोम रहता है, और जो सिंगल बॉन्ड रहता है वहां पर 1.54 एंगस्ट्रोम रहता है। बट बेंजीन के केस में जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो कितना आता है, बॉन्ड लेंथ कितनी आती है हमारी, 1.39 एंगस्ट्रोम आती है। तो यही हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट है पहला क्वेश्चन जो हमने आपको वहां इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखाया था आप लोगों का, बेंजीन से स्ट्रक्चर एंड एविडेंसेस इन द बिहेवियर ऑफ बेंजीन हमारा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का इसी के साथ में समाप्त होता है ना। और बाकी भाई मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों का ऑफर आज ऑफ हो जाएगा, और जितने भी फिर जो रेगुलर वाले बच्चे हैं जो उनके लिए ऑफर है वो तो ऑफर चल ही रहा है, वो 2 तारीख को खत्म होगा। तो फिर आप लोगों को जितने ऐप वाले बच्चे उनको ऐप वाले के अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि इस वाले ऑफर के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। सिंपल सा आपको पुनीत 123 कूपन कोड अप्लाई करना है, अपना ऑफर में ज्वाइन कर लेना है। बहुत ही धमाकेदार ऑफर है, तो फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप सभी लोगों को ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो चैट सेशन में अपना हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, और कैसा लग रहा है सेशंस आप लोगों को वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी से फटाफट अपना फीडबैक दे दीजिएगा और अपना कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। ठीक है जी, चलिएगा अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स, हमारा बेयर-स्टेन हमारा थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बेयर-स्टेन थ्योरी के बारे में बात की जाए तो देखिए हमारा द डिफरेंस इन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन वाज इनिशियली एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ बेयर-स्टेन थ्योरी। हमारा क्या, अगर जो हम लोग बात करें हमारा डिफरेंट रिलेटिव स्टेबिलिटी जो हमारी साइक्लोएल्केन की थी वो इनिशियली हमारी सबसे पहले किसने एक्सप्लेन करी बेटा जी, बेयर-स्टेन थ्योरी ने एक्सप्लेन करी। जो मेन हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो पोस्टुलेट था हमारा जो इस थ्योरी का वो क्या था बेटा जी, सबसे पहली चीज यहां पर देखो कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताते हुए भी चले, ये है ना जो बेयर सर थे, क्या बोला इन्होंने, इन साइक्लोएल्केन ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब देखो अगर हम देखा जाए तो साइक्लोएल्केन क्या एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन है। तो देखा जाए तो भाई वो उसका हर एक का हमारा जो कंपाउंड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि बॉन्ड टू ईट 4 कार्बन एटम, द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड शुड बी टेट्राहेड्रल। हमारा कि जो भी हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेगी वो हमारी क्या रहेगी बेटा जी, टेट्राहेड्रल रहेगी, और जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 109.5 डिग्री का होना चाहिए। क्योंकि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 2 एल्केन्स के अंदर हमारा sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था। तो वहां पर स्ट्रक्चर कैसी बनती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है,
बेटा जी फोर्थ सेमेस्टर की जो लाइव क्लास होगी वो आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी 21 जनवरी से, ठीक है। 21 जनवरी से आप लोगों की लाइव क्लासेस फोर्थ सेमेस्टर की स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है जी। अब यहां पर बात की जाए तो ड्यू टू साइक्लिक नेचर, परंतु अब यहां पर ये तो हमारी क्या है भाई थ्योरी है कि साइक्लोएल्केन के लिए ऐसा होना चाहिए, पर लेकिन साइक्लोएल्केन का साइक्लिक नेचर होने की वजह से, उनका साइक्लिक नेचर होने की वजह से साइक्लोएल्केन आर प्लेनर इन नेचर। जो साइक्लोएल्केन होते हैं वो टेट्राहेड्रल नहीं रहते हैं, वो कैसे होते हैं, प्लेनर इन नेचर होते हैं। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड एंगल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम इन द रिंग आर नॉट लोंगर इक्वल टू द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा साइक्लोएल्केन्स होते हैं, क्योंकि अब हमारा इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, प्लेनर हो गया है, तो जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी होता है प्यारे बच्चों, जो बॉन्ड एंगल भी होता है वो एज सच 109.5 डिग्री जितना होता ही नहीं है, उससे कम होगा, उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, द एंगल डेविएशन वेरीज विद द साइज ऑफ द रिंग। और जो हमारा एंगल में कितना डेविएशन आ रहा है, कितना 109.5 डिग्री से कम है या कितना 109.5 डिग्री से ज्यादा है, यह डिपेंड करता है कि हमारे रिंग का साइज कैसा है ना भाई। और जैसे हमारा साइक्लो प्रोपेन है तो वहां पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होगा, साइक्लोब्यूटेन है वहां पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ऐसे करके हमारा, तो हमारा रिंग का साइज कैसा है ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट के बारे में कि एनी हमारा डिसोसिएशन और डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कोज अ स्टेन इन द रिंग। हमारा अब जो भी हमारा ऐसा कुछ भी डेविएशन या फिर हमारा कोई भी हमारा ऐसा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम या ज्यादा हो रहा है तो वो क्या करता है, हमारा बेसिकली रिंग में एक स्ट्रेन कोज कर देता है, रिंग में एक स्टेन बना देता है एंड प्रोड्यूस इनस्टेबिलिटी टू रिजल्टेंट मॉलिक्यूल हमारा। और यहां से क्या करता है बेटा जी, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें क्या करता है, इनस्टेबिलिटी कोज कर देता है। तो यही स्ट्रेन हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, एंगल स्ट्रेन कहलाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल स्ट्रेन बराबर 1/2 109.5 डिग्री माइनस बॉन्ड एंगल ऑफ द रिंग, हमारा कि रिंग का जो हमारा बॉन्ड एंगल है। अब देखिए यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा कि जितना ज्यादा हमारा डेविएशन होगा, द ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एंगल ग्रेटर विल बी द एंगल स्ट्रेन हमारा एंड हैंस ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोएल्केन। कि जितना ज्यादा हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा डेविएशन होगा उतना ज्यादा हमारा स्ट्रेन एंगल होगा, जितना ज्यादा हमारा स्ट्रेन एंगल होगा उतना ही ज्यादा हमारी रिंग हमारी रिएक्टिव होगी, और जितना ज्यादा रिंग हमारी रिएक्टिव होती है वो उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। यानी कि हमारा क्या, जो हमारा एंगल ऑफ स्ट्रेन है ना, एंगल ऑफ स्ट्रेन है बेटा जी, एंगल ऑफ स्ट्रेन है, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के, क्योंकि एंगल ऑफ स्ट्रेन बढ़ेगा रिएक्टिविटी भी उतनी ही बढ़ेगी। और हमारा हमें पता है कि रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा जी, जो रिएक्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, इसके बेटा जी स्टेबिलिटी के। तो अगर जो मैं यहां से बात करता हूं तो मुझे ये दो रिलेशन पता लग गए, मुझे क्या पता लग गया बेटा जी, दो रिलेशन पता लग गए। अब अगर जो मैं यहां से डायरेक्टली ये बोल दूं कि एंगल ऑफ स्ट्रेन जो अपना है, एंगल ऑफ जो हमारा क्या बेटा जी स्ट्रेन है अपना, है ना, हमारा जो एंगल ऑफ स्ट्रेन है जो अपना, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, कि ये जितना ज्यादा बढ़ेगा रिंग की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा घटेगी, जितना ज्यादा बढ़ेगा रिंग की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हमारी घटेगी, ठीक है जी, चलेगा। द मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग सिस्टम द मोर इजी टू फॉर्म, और इन द अदर वर्ड द इजी द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग। कि हमें अगर जो साइक्लोएल्केन की बात की जाए तो वो जितना उतना ही इजीली होगा जितनी ज्यादा क्या बेटा जी उसकी जितनी ज्यादा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी हमारे साइक्लोएल्केन की। अगर जो हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल स्ट्रेन, कि हमारा जो स्टेबिलिटी होती है रिंग की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंगल स्ट्रेन के। ये बात मैं आप लोगों को यहां पर बता चुका हूं, चलेगा जी। अब देखिएगा मैं आप लोगों को बोली थी मैं आप लोगों के लिए टेबल लेकर के आऊंगा, तो ऐसे आप टेबल अपने ड्रॉ कर सकते हो जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, है ना, जब क्या कल ही आपका फाइनल एग्जाम है। जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन की बात कर रहे हैं, साइक्लोपेंटेन की बात कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है, साइक्लोओक्टेन है। तो साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल 24.44 डिग्री हमारा, साइक्लोब्यूटेन का एंगल 9.4 डिग्री हमारा, साइक्लोपेंटेन का हमारा 0.44 डिग्री हमारा मात्र, साइक्लोहेक्सेन का माइनस में चला जाता है, साइक्लोहेप्टेन का माइनस में चला जाता है, साइक्लोओक्टेन का माइनस में चला जाता है। इसी कारणवश हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, इसी कारणवश हम लोग क्या करते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीके से, बड़ा ही सिंपल तरीके से हमारा जब लिमिटेशन हम लोग पढ़ते हैं तो यहीं से हमारी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी, बड़ा ही सिंपल सा हमारा ये टॉपिक होता है कि जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी स्टेबल हमारे
लिमिटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारा माफ कीजिए जो बेयरस्टेन थ्योरी है वो खाली साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के लिए ही हमारी रहती है। ठीक है जी, चलेगा। अब यहां से अगर जो हम लोग बात करते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में, तो हमारा इंटरनल बॉन्ड एंगल कैन बी कैलकुलेटेड कि बॉन्ड एंगल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 180 n-2 डिवाइडेड बाय n, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और n हमारा क्या होता है बेटा जी, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारी रिंग के अंदर प्रेजेंट है, ये हमारा होता है। ठीक है जी, हमारा एंगल ऑफ स्ट्रेन जैसे साइक्लोप्रोपेन का, ऐसे हम लोग स्ट्रक्चरली हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हम लोग बना करके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपेन है भाई। साइक्लोब्यूटेन का भी ऐसे बना सकते हो, साइक्लोपेंटेन का भी आप लोग ऐसे बना करके रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे कुछ ऐसे एविडेंस है जो हमारे बेयरस्टेन थ्योरी के फेवर में थे। जैसे कि क्या, पहला एविडेंस क्या था बेटा जी, एज अर्लियर स्टार्टेड दैट एंगल स्ट्रेन डिक्रीजेस, है ना, द रिलेटिव स्टेबिलिटी इजी टू फॉर्मेशन इंक्रीजेस हमारा। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ कंबक्शन पर मिथाइलिन ग्रुप इन ईच साइक्लोएल्केन। क्या कि जैसे हम लोगों को यहाँ पर पता लगा क्या कि हमारा जो एंगल ऑफ स्ट्रेन है वो जितना ज्यादा डिक्रीज होगा उतनी ज्यादा रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी बेटा जी, बढ़ेगी, है ना, उतनी ज्यादा रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। अब ये हमें क्या है, रिलेशन कहां से पता लगा, बेयरस्टेन थ्योरी से पता लगा। दूसरी चीज हम लोगों को क्या पता लगी बेटा जी, बेयरस्टेन थ्योरी से हमें दूसरी चीज ये कैसे पता लग रही है, हमें कैसे पता लग रही है कि हमारा ये एक्सप्लेन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ कंबक्शन, कि जो पर मिथाइलिन ग्रुप हमारा प्रेजेंट है वो किसके अंदर, साइक्लोएल्केन के अंदर, वो कितना हीट ऑफ कंबक्शन को हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ये यहां से हमें पता लगा कि हमारा वो कंपाउंड स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। अब देखो यहां मिथाइलिन ग्रुप की बात हुई है, मिथाइलिन यानी कि CH2। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि भाई हमारा साइक्लोएल्केन की हर एक पोजीशन पर CH2 ही प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हर एक पोजीशन पर CH2 ही हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, सेकंड हमारा देखिएगा कि बेयरस्टेन थ्योरी एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ इथाइलिक बॉन्ड हमारे as double bond is considered as two member ring, the angle strain is cause of the double bond should be higher than the cyclic ring, therefore alkenes are more reactive than the cycloalkane। अब दूसरा हम लोगों को बेयरस्टेन थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया कि जो हमारे साइक्लो एल्कीन होते हैं, यानी कि जो हमारे क्या, जो माफ कीजिएगा, जो एल्कीन्स होते हैं और जो साइक्लो एल्केन होते हैं, तो जो एल्कीन्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं साइक्लो एल्केन से। क्यों, क्योंकि जो एल्कीन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन के कंपैरिजन में जो हमारे एल्कीन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्कीन्स। ये हमारे क्या थे बेटा जी, कुछ हमारे ऐसे एविडेंसेस थे जो हमारे बेयरस्टेन थ्योरी के फेवर में थे। अब बेयरस्टेन थ्योरी की लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशन क्या है, देखिएगा कि इन एल्कीन एंगल स्ट्रेन इज वेरी लार्ज, है ना, कि एल्कीन के अंदर क्या एंगल स्ट्रेन, देयरफॉर इट शुड बी फॉर्म्ड विद हमारी डिफिकल्टीज, हमारा कि जो एल्कीन्स होते हैं वहां पर जो हमारा एंगल स्ट्रेन है बहुत ज्यादा लार्ज होता है, इस वजह से उनको बनाने में हमें डिफिकल्टी आती है। साथ ही साथ बट बेटा जी एक्चुअली इन एल्कीन्स द डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इजीली बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। हमारा कि हमारा बेयरस्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड जो हमारा होता है वहां पर क्या होता है, जो हमारा एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है बहुत ज्यादा लार्ज होता है, तो इस वजह से उनको बनाने बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, बेयरस्टेन थ्योरी ने बोला। पर लेकिन ओरिजिनली देखा जाए, ऑफिशियली देखा जाए, तो हमारा जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको इजीली बनाया जा सकता है, हमारा डिहाइड्रोजनेशन करके, किसका, अल्कोहल का, या फिर डिहाइड्रोजनेशन करके किसका बेटा जी, हमारा एल्काइल हैलाइड्स का। तो ये हमारी क्या थी, लिमिटेशन थी कि उन्होंने बोला कि डबल बॉन्ड्स को यानी कि एल्कीन को बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा, सो बेयरस्टेन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बन रहा है, तो जो बेयरस्टेन थ्योरी थी वो उसको एक्सप्लेन करने में, उसको बताने में फेल हो गई। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ड्यू टू जी लार्ज एंगल स्ट्रेन साइक्लिक रिंग द हायर कार्बन एटम, यानी कि जैसे 6, 7, 8 कार्बन कंटेनिंग वाले, वो हमारे बेसिकली एक्चुअली दिस रिंग आर नॉट फाउंड इन द मोर स्टेबल द साइक्लोपेंटेन रिंग। हमारी कि क्या है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो साइक्लोहेक्सेन है, जो साइक्लोहेप्टेन है या फिर साइक्लोओक्टेन है, वो हमारे क्या है कि साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल होते नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बट ऐसा होता ही नहीं है ना। तो ये हमारी थ्योरी क्या है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की स्टेबिलिटी बताने में सक्सेसफुल हो पाई, उसके हायर एल्केन्स के बारे में बताने में सक्षम नहीं हो पाई, यानी कि सुटेबल नहीं हो पाई। तो ये हमारी क्या थी, बेयरस्टेन थ्योरी की लिमिटेशंस थी। तो यही आप लोग क्या थे बेटा जी, सेकंड क्वेश्चन था बेयरस्टेन थ्योरी, उसमें आप टेबल कैसे बनाओगे, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करोगे, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया हुआ है।
तो आप लोगों का सेकंड महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर जो आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। ठीक है जी। अब आप लोगों का कोर्स के बारे में आप लोगों को मैं बता ही रहा हूं भाई, बार बार बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि आज आखिरी दिन है, ज्वाइन कर लो। आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा चीजें फोर्थ सेमेस्टर कोर्स के अंदर मिलने वाली है। पुनीत 123 कूपन कोड अप्लाई करके फ्लैट 20% आप लोग अपना ऑफ पा सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए, फिर हम लोग अपना अगला लेक्चर, मतलब माफ कीजिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो इतनी बात क्लियर हो गई तो। वैल्यूज वाला लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो हमारी डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है। देखो ये हमारी वन वर्ड में भी आ जाती है और डीपली आएगी, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा क्योंकि थ्योरी आपके कोर्स के अंदर है। बट अगर जो देखो 1-2 मार्क्स में ज्यादातर करके पूछे जाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को अलग अलग थ्योरीज के बारे में बता देता हूं। जैसे हमारा क्या बेटा जी, फैट और ऑयल के हमारे एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल, जहां पर हमारी पहली आ जाती है एसिड वैल्यू। मैं आपको डेफिनेशन यहीं पर याद करा दूंगा, मैंने आपसे प्रोमिस किया था। देखो एसिड वैल्यू क्या होता है, कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी 1 ग्राम फैट या ऑयल को न्यूट्रलाइज करने में, कि 1 ग्राम फैट या ऑयल को न्यूट्रलाइज करने में कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, होती है एसिड वैल्यू। याद हुआ हो तो बताओ मेरे साथ में, याद हो गया हो तो बेटा जी बता दो मेरे साथ में कि कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी 1 ग्राम फैट या ऑयल को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने में। याद हो गया एसिड वैल्यू की डेफिनेशन। ठीक है जी। अब ये एसिड वैल्यू में इंडिकेट क्या करती है कि कितना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है हमारा फैट और ऑयल में। ठीक है, तो इसका यूज भी याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में। कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी 1 ग्राम फैट या ऑयल को कंप्लीटली सपोनिफाई करने में, है ना, हमारा कंप्लीटली सपोनिफाई करने में 1 ग्राम फैट या ऑयल को कंप्लीटली सपोनिफाई करने में कितने मिलीग्राम हमारे क्या बेटा जी, हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे क्या होता है सपोनिफिकेशन वैल्यू होता है। सपोनिफिकेशन वैल्यू हमारा क्यों यूज किया जाता है बेटा जी, सपोनिफिकेशन वैल्यू का उपयोग होता है कि हमारा बेसिकली जो हमारा फैट या ऑयल है उसका मोलिकुलर वेट कितना है, उसके आइडिया अबाउट द मोलिकुलर वेट ऑफ फैट या ऑयल, कि फैट या ऑयल का हमारा मोलिकुलर वेट कितना, उसका हमें आइडिया हो जाता है। एस्टर वैल्यू हमारा क्या है बेटा जी, सपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, एस्टर वैल्यू कहलाता है। तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन द सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू इज कॉल्ड एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू का हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं बेटा जी, हमारा परसेंट एस्टर के तौर पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जितना ज्यादा हमारा एस्टर वैल्यू होगी उतना ही हमारा क्या बेटा जी, हमारा हायर अमाउंट ऑफ एस्टर हमारा वहां पर प्रेजेंट होगा। तो हम लोग कितना एस्टर हमारा वहां पर प्रेजेंट है ना, तो उसके हमारा चेक करने के लिए हमारा उपयोग करते हैं एस्टर वैल्यू को। आयोडीन वैल्यू कि हमारा क्या बेटा जी 100 ग्राम फैट या ऑयल के साथ में कितने ग्राम हमारा आयोडीन क्या होगा बेटा जी, हमारा एब्सॉर्ब हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है आयोडीन वैल्यू। तो आयोडीन वैल्यू का क्यों उपयोग किया जाता है कि हमारा कितना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है फैटी ऑयल में, उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारे आयोडीन वैल्यू का उपयोग करते हैं। एसिटाइल वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू क्या होता है बेटा जी हमारा, ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाता है अटपटा सा है, पर लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा हमारा जो फैट या ऑयल है, फैट या ऑयल है बेटा जी, हमने उसको एसिटाइल किया हुआ है। तो एसिटाइलेटेड फैट या ऑयल जो अपना है ना, 1 ग्राम एसिटाइलेटेड फैट या ऑयल जो अपना है उसको हमने क्या किया बेटा जी, सपोनिफिकेशन कराया। उसका क्या कराया, सपोनिफिकेशन कराया। और सपोनिफिकेशन कराने के बाद में यहां से क्या बना बेटा जी, हमारा एसिटिक एसिड बना। क्या बना, क्या बना, एसिटिक एसिड बना। क्या बना, एसिटिक एसिड बना। ठीक है जी, कि हमारा एसिटाइलेटेड फैट या ऑयल को सपोनिफिकेशन करने के बाद में वहां से हमारा क्या बना, एसिटिक एसिड बना। और इस एसिटिक एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एसिटाइल वैल्यू होता है। यानी कि एसिटाइलेटेड फैट या ऑयल को सपोनिफिकेशन करने के बाद वहां से प्राप्त हुए एसिटिक एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने में कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ी, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एसिटाइल वैल्यू होता है। ठीक है जी। और लास्ट हमारा बचता है आरएम वैल्यू। लास्ट हमारा बचता है बेटा जी आरएम वैल्यू। हमारा आरएम वैल्यू हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो अपना है का कितने ml हमें जरूरत पड़ेगी, 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन की कितने ml की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ताकि हम लोग क्या कर सके, हमारा 5 ग्राम जो फैट या ऑयल है उसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड कर सके।
ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, आरएम वैल्यू होता है। और आरएम वैल्यू का क्यों उपयोग होता है बेटा जी, हमारा जो घी होता है या बटर होता है उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए, प्योरिटी ऑफ बटर या फिर देसी घी, ये हमारी क्या होती है बेटा जी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। बहुत कम समय में मैंने आप लोगों को वैल्यूज के बारे में बता दिया। 3 क्वेश्चन महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं। अब आप 1-2 घंटे अपना रेस्ट करो, जितना पढ़ाया है इसको पढ़ो, बाकी की चीजें मैं आपको अब अगले सेशंस में बता दूंगा। यानी कि मैं अगर जो आपसे बोलूं तो हम 3-3:30 बजे अगली क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। बाकी अभी तक की क्लासेस जो अभी हम लोगों ने करी है, कैसा लगा, मजा आया नहीं आया, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। मिलता फिर आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, मतलब इन्फॉर्मेटिव क्या है यार, नेक्स्ट लेक्चर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।